नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात उठ नहीं पाती। कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात उस पिता की जिसने बड़े अरमानों के साथ अपनी लाडली बेटी को डोली में बिठाकर विदा किया था, लेकिन महज 14 महीने बाद उसे बेटी की अर्थी उठानी पड़ी। हम बात कर रहे हैं सागर की बेटी शिवानी महोबिया की, जिसकी दहेज में उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि दहेज के लोभियों ने व्यापार के नाम पर पैसों की मांग की और मानसिक प्रताड़ना देकर उनकी बेटी की जान ले ली। सवाल है कि क्या ससुराल की दहलीज पर एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई? रिपोर्ट देखिए पहले आप, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सागर की रहने वाली शिवानी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के सपने लिए महज 14 महीने पहले तमोह जिले में अपने ससुराल पहुंची थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस घर को वो अपना मान रही है, वहां उसके लिए सिर्फ दर्द और प्रताड़ना का जाल बुना जा रहा है। बीती 13 फरवरी को सागर में महोबिया परिवार को खबर मिली कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। शिवानी ने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन मायके वालों का सीधा आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि दहेज के लालच में की गई हत्या है। पिता अशोक महोबिया के शब्द उस दर्द को बयां कर रहे हैं जो आज हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। आरोप है कि पति की बेरोजगारी का बोझ शिवानी के कंधों पर डाल दिया गया। व्यापार के लिए मायके से पैसा लाने का दबाव बनाया गया। रोज रोज के ताने और मानसिक प्रताड़ना ने शिवानी को अंदर तक तोड़ दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या ससुराल वालों ने शिवानी को इस कदर मजबूर कर दिया कि मौत को गले लगाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, या फिर इस मौत के पीछे कोई और गहरी साजिश है। परिवार ने पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिवानी तो अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है। क्या पुलिस प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उन लालचियों के चेहरों से नकाब हटाएगा? फिलहाल सागर की बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम में हम भी पीड़ित परिवार की आवाज पर रहे। टीम लीड स्टेज। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आदर्श वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। तनुज दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। गोविंद जड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप शिवानी के परिजन हैं। शुरुआत में आदर्श जी आपसे ही कर रहा हूँ, इस केस को आपने देखा। परिजनों का आरोप है कि दहेज उत्पीड़न में लगातार उसको परेशान किया जा रहा था और आखिर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। सवाल ये उठ रहा है कि दहेज प्रथा के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, कड़े कानून भी हैं, उसके बावजूद ऐसे मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्या होता है कि जब जब शादी करते हैं माँ बाप, तो अक्सर जो टीयर टू, जो थोड़े छोटे इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वो लड़कियों को बोझ समझते हैं एक तरीके से। तो बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना किसी बैकग्राउंड चेक के वो शादी कर देते हैं। अब इसी शिवानी के केस में आप देख लीजिए कि 14 महीने हो गए, तो 14 महीने में अगर दहेज की मांग हो रही थी या उसको कोई समस्या थी, तो माँ बाप की, आजकल मोबाइल फ़ोन है हर किसी के हाथ में, तो उन्होंने बात क्यों नहीं की? कुछ बात उनको पता क्यों नहीं चली, ऐसी कोई परेशानी अगर थी तो? और इतनी बड़ी घटना जब हो गई, उसके बाद अगर उन्होंने संज्ञान लिया, तो फिर ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले मुझे लगता है कि पहले इनको सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक कराइए। आप लड़का क्या करता है, कहाँ करता है, स्टेबल है या नहीं है,
उसके बाद में आप शादी, जैसे कोई शादी एक गुड्डे गुड़िया का नहीं, खेल तो इसमें है एक नहीं। पक्ष ये सामने आया कि जब शादी की गई तब तो वो नौकरी पेशा था लड़का, जी। बाद में नौकरी छोड़कर घर आ गया जी। और घर वाले कहने लगे कि अब इसको व्यापार करवाएंगे। उसी व्यापार के लिए लगातार शिवानी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि अपने मायके से पैसे लेकर आओ ताकि व्यापार करवाया जा सके। जी। जी। ये बात तो लड़का देखिए छत्तीसगढ़ में कहीं पे जॉब कर रहा था जी। उसने अक्टूबर 2025 तक जॉब की, फिर वो जॉब छोड़ के आ गया। तो आपने जो है उस टाइम पे ये सब चीजें क्यों नहीं चेक की? और ऐसा तो है नहीं। अच्छा, इसमें जो लड़की के पिताजी हैं उनका एक बयान है कि जब लड़का जो है वो छत्तीसगढ़ में रह रहा था, वहां पे जॉब कर रहा, तो सब लड़की खुश थी उस टाइम पे। तो अचानक से क्या हो गया? अचानक से अक्टूबर से लेके और फरवरी, आपके 3-4 महीने में अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि वो दहेज भी मांगने लग गए, फिर उनको व्यापार भी करना था? तो ये सब चीजें अचानक से कैसे हुई? तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो विषय है। इस पे जो है सबको गंभीरता से सोचना चाहिए कि शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। सही बात। आप पहले बैकग्राउंड चेक कराइए, लड़की का भी कराइए और लड़के का भी कराइए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। और दोनों को कम से कम 6 महीने, साल भर साथ एटलीस्ट मिलने जुलने दीजिए, एक दूसरे को समझने दीजिए, ठीक। उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। देखिए आजकल क्या होता है ना कि बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी होते हैं लोगों को, लोग बताते नहीं है, वो खुल के सामने नहीं आते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि आप किसी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सके। तो वो ऊपर से देखने में सारी चीजें हवा हवाई बड़ी अच्छी लगती हैं, और फिर आप देखते हो कि चलो ठीक है, अगर मान लीजिए लव मैरिज का मामला है तो उसमें कुछ देना नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं होगा, ये तो माँ बाप। अच्छा, एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि बोझ समझते लड़की को। अभी भी जो पिछड़े हुए एरिया है, जो इलाके हैं, वहां पे लड़की को बोझ समझते हैं। वो सोचते हैं शादी हुई चलो बला टली। ये जो धारणा है इसको बदलने की बहुत बहुत जरूरत है। ठीक है। तनुज जी, इसमें ससुराल के लोगों का कहना है कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन मायका पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है। या तो हत्या की गई या तो फिर आत्महत्या के लिए इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। कितना कठिन होता होगा इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष की तरफ, मतलब पीड़ित पक्ष की तरफ से साबित कर देना कि जो आरोप हम लगा रहे हैं उन आरोपों के पीछे ये तथ्य है, ये तर्क है, और पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा ऐसे मामलों में इसको हत्या या फिर आत्महत्या दोनों में डिफरेंशिएट करने को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 238 इस तरीके का एक अभी प्रावधान में है, जिसमें किसी भी तरीके के अगर सबूतों को नष्ट करने का कोई भी प्रयत्न किया जाता है या सबूत नष्ट किए जाते हैं तो उसको लेकर के एक गंभीर ऑफेंस है, और इसके लिए भी सेक्शन हमारे यहाँ है। और जिस तरीके से हमने देखा कि शिवानी की जो केस है जिसमें आत्महत्या हुई है, इस आत्महत्या के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये देखना होगा कि क्या ये कहीं हत्या तो नहीं है। अगर ये हत्या है तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 103 इम्पोज होगा। लेकिन अगर ये आत्महत्या है और दहेज के लिए की गई है तो सबसे पहले दहेज प्रताड़ना में सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता के तहत, जिसमें लगभग जो है 7 साल के कारावास का प्रावधान है, वो मुझे लगता है कि वो धारा लगेगी। इसके साथ ही जो हम कहेंगे डाउरी डेथ इसमें जो है वो हुई है, तो डाउरी डेथ इसमें मानसिक टॉर्चर भी किया गया है। और डाउरी डेथ अगर साबित होती है तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 के तहत उसमें भी आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जो जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा था, उसके लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 86 में, जिसमें लगभग 10 साल की सजा का प्रावधान है, ऐसे तीनों गंभीर धाराओं में इसमें प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई साक्ष्य मिटाए गए हैं तो 238 भारतीय न्याय संहिता वो भी इसमें लागू की जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी कठोर सजा इसमें दी जानी चाहिए। जी ओके गोविंद जी, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये मामला आत्महत्या का नहीं, ये हत्या का है? शिवानी ने ऐसा क्या बताया था या फिर उसके साथ ऐसा क्या घट रहा था कि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये ससुराल में उसकी हत्या हुई है? आप लोगों को नमस्कार जी। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि विवाह को मात्र 14 महीने हुए। यदि बच्ची ने आत्महत्या की है तो आत्महत्या के पहले अपने पिताजी, अपने परिवार वालों से कुछ तो चर्चा करती। उसको इतना मौका ही नहीं दिया गया कि वो आत्महत्या करे। उसकी हत्या की गई है निश्चित रूप से षड्यंत्र पूर्वक। आपने जो कानूनी आप तर्क दे रहे हैं, ये एक 25 साल की बच्ची ये तर्क नहीं समझ सकती। आखिर वो इतनी प्रताड़ित थी कि उसने आत्महत्या ना करके इन लोगों ने उसकी हत्या की है।
ये निश्चित है, क्योंकि उसको चोट पाई गई है, बहुत ज्यादा ओके। चोटें लगी। और किसी का पिता ऐसे ही नहीं किसी पर शक करता। बच्ची के कांटेक्ट में माता पिता रहते हैं, कोई ना कोई इन लोगों को ऐसी बात होती। तो ये दमोह कोई दूर नहीं है सागर जिले से। सागर से बच्ची दमोह से बच्ची सागर भी आ सकती थी और माता पिता को बता सकती थी, लेकिन उसको इतना मौका नहीं दिया गया कि वो कुछ बता सके, और उसकी हत्या की गई है निश्चित रूप से। अब रहा वो लड़के का सर्विस करके करना, माता पिता सोच समझ के ही लड़का देख के शादी करते हैं, कोई अपनी बच्ची को ऐसे ही नहीं कहीं धकेल देता। 25 साल की सुंदर बच्ची थी, पढ़ी लिखी बच्ची थी, है, और आत्महत्या जैसा कदम वो नहीं उठा सकती। अपन तर्कपूर्वक इस बात को सोचिए और समझिए। है, अब रहा रिपोर्ट करने का कि दहेज एक्ट के तहत मात्र 14 महीने में जब कोई बात सामने आएगी, तो बच्ची और पिता हमेशा कोशिश ये करते हैं कि किसी की गृहस्थी नष्ट ना हो, मेरी बच्ची की परिवार नष्ट ना हो, उनके ससुराल में आपस में सौजन्यता बनी रहे। तो छोटी मोटी बात होती है तो माता पिता उसको टाल देते हैं, लेकिन जरा सी शिकायत करने पे ही उसकी जब हत्या कर दी गई, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि अभी भी देश में बच्चियों को दहेज की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है उनके अंदर गोविंद जी, जल्दी से एक बात ऐसे और बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग के हाथ लगी है, उसमें मौत का क्या जी, कारण बताया गया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोगों के पास नहीं आई, ना वहां से अभी भेजी गई। दमोह ओके। एसपी महोदय को भी वो दिया गया ज्ञापन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सागर में आईजी महोदय को भी दिया गया अभी परसों, आवेदन कुछ नहीं हुआ। ये सब कारण बताते हैं, मैं सराफा का जिलाध्यक्ष हूं सागर का, कि आने वाले समय में सागर और दमोह जिला बंद करके इसका प्रशासनिक रूप से विरोध किया जाएगा कि इस ठीक है, प्रकार के कृत्य आप अभी ये भी कह रहे हैं कि अभी बच्चियों के तक साथ एफआईआर हो नहीं रहे। लिखी गई है? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ओके, आप सभी बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी नितिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत भी की है, पूरे मामले को बहुत करीब से समझा है। नितिन, बताइए क्या है पूरा मामला, क्या समझ पाए हैं आप? सागर की बेटी शिवानी महोबिया की दमोह में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शिवानी का शव अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकता पाया गया। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि शिवानी की शादी 14 महीने पहले दमोह में हुई थी। कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग शिवानी पर घर से पैसे मंगवाने का दबाव बनाने लगे। परिजनों का आरोप है कि डिमांड पूरी ना होने पर शिवानी को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर शिवानी ने ये कदम उठाया है। शिवानी को न्याय की मांग जोर पकड़ने लगी है। आदर्श जी, अभी तक इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पीड़ित परिजनों को नहीं मिली है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये आवेदन कर सकते हैं पीएमआर जो रिपोर्ट है उसके लिए, तो सीएमओ ऑफिस में कर सकते हैं आवेदन या थाने में कर सकते हैं। वो मिलना इस केस में बहुत ज़रूरी है, वो अधिकार है इनका? जी, अधिकार है ओके। इनका, वो कर सकते हैं आवेदन, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, इस केस में जो मैंने पूरा देखा तो उसके हिसाब से जो पीएमआर रिपोर्ट है हमारी, वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो उसके उसी से ये पता चलेगा कि सुइसाइड है, मर्डर है, या फिर डाउरी डेथ के वजह से जो है हरास करके उसको मारा गया है। तो ये तीनों चीजें उसी से पता चलेंगी। पीएमआर रिपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ये हासिल करे कैसे भी करके, और वहीं से सारी चीजें पता लगेंगी और क्या क्या धाराएं लगेंगी। अभी जो धाराएं हैं वो हम इसमें जो अभी तक जो मैटर सामने आया है उस हिसाब से इसमें हत्या का मामला तो नहीं लग रहा है, डाउरी डेथ का मामला लग रहा है। तो डाउरी डेथ में आपका सेक्शन 80 है, और हरासमेंट और क्रुअल्टी बाई हस्बैंड और उसके परिवार वाले उसमें 85 है, तो वो इसमें लग सकता है। और उसमें मिनिमम जो है वो कम से कम 7 साल की सज़ा होती है अगर वो प्रूव हो जाता है, और हरासमेंट का जो मामला है उसमें मिनिमम 3 साल की होती है। तो ये सबसे पहले इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको ये प्राप्त करें, उस पर तवज्जो दें।
उसके बाद एफआईआर में इन तमाम धाराओं का जिक्र होगा जिनकी बात आप कर रहे हैं। जी ठीक है। जी। तनुज जी, 13 फरवरी को ये बात सामने आई कि उसने सुसाइड कर लिया है अपने ससुराल में, और अभी लगभग हफ्ते भर हो गए। पीएम रिपोर्ट क्या आ गई होगी तो पुलिस को मिल गई है, और अगर रिपोर्ट मिल गई है तो क्या 7 दिन लगने चाहिए इस मामले में एफआईआर दर्ज होने में? शुरुआती तौर पर जो शिकायत की गई है परिजनों की तरफ से, उसके आधार पर क्या क्या कार्रवाई पुलिस कर सकती थी जो नहीं की गई है? देखिए, प्राथमिक शिकायत पुलिस को लेना चाहिए थी, क्योंकि इस तरीके के मामले, क्योंकि एक संदिग्ध मौत है, इसमें अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये हत्या है, आत्महत्या है, या कुछ और वजह से इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये मामला बेहद संवेदनशील है। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसके अंदर एक प्राइमरी एफआईआर की शिकायत ले लेना चाहिए थी, और उसके बाद उसको आगे विवेचना पर रखना चाहिए था। वहीं जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक की जांच है, कॉल डिटेल्स की हिस्ट्री और ऐसे कई सारे अन्य सबूत इस केस में बहुत मजबूती देंगे। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी, एक काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्या करके और फांसी के फंदे पर शिवानी को जो है वहां लटकाया गया हो, या ऐसी अन्य कोई भी जो इसके अंदर चांसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटीज बनती है, वो सभी आधार बेहद स्पष्ट हो जाएंगे। जी। ओके। मैं आपके पास आ रहा हूं गोविंद जी। क्या आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश की गई अभी तक शिकायत दर्ज करवाने की, शिवानी के मायके पक्ष की तरफ से, या फिर ससुराल में जहां पर उसके साथ ये सब कुछ घटित हुआ वहां पर पुलिस से कोई कांटेक्ट किया गया अभी तक? जी हाँ, दमोह पुलिस से सागर का एक डेलीगेशन गया था, और दमोह पुलिस से ये केस दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन 8 दिन गुजर जाने के बाद अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ। परसों हम लोग सागर के करीब सागर सराफा के 150 आईजी साहब के पास गए थे, डीआईजी साहब थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसमें निश्चित रूप से केस दर्ज होगा। अब आप ये समझिए, आपने जो तथ्य दिए वास्तव में सत्य है कि उसको फांसी पर लटकाया गया मार के। कोई पिता ऐसे ही नहीं किसी पर संदेह करता। चलिए, अब मैंने एक वो मान लिया कि आत्महत्या है, चलिए, तो लेकिन 25 साल की बच्ची को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया जाए, तो इसमें इंटेंशन साफ समझ में आता है कि उसको हत्या के लिए प्रेरित किया होगा। तो वो भी तो प्रेरित करना 302, 304 के अंतर्गत ही आती है। अभी तक लेकिन पुलिस ने कोई भी ना आत्महत्या ना हत्या कोई भी केस दर्ज नहीं किया। हम इस चीज में आपके तथ्य से सहमत हैं, तो उसको निश्चित रूप से उसकी हत्या की गई है। अब सही पहलू आदर्श, तो ये पीएम की पॉइंट जो रिपोर्ट उठा रहे में हैं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, आप हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उसको मत मानिए जब तक सारे सबूत आपके सामने नहीं आ जाते, लेकिन आत्महत्या तो हुई है ना। आत्महत्या के ग्राउंड पर भी शुरुआती जो शिकायत मिल रही है उसके आधार पर तो शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी। ना दमोह पुलिस ने शिकायत दर्ज की और ना ही सागर पुलिस ने शिकायत दर्ज की। जी बिल्कुल। देखिए, 7 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और जो पीएम रिपोर्ट है उसमें विसरा की कलेक्शन हुई होगी, वीडियोग्राफी हुई है कि नहीं हुई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जबकि इस टाइप के जो केसेस होते हैं इसमें विसरा कलेक्शन और वीडियोग्राफी ये कंपल्शन होता है, ये करानी पड़ती है। तो ये हुई है कि नहीं हुई है ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें पुलिस का रोल वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक इन्होंने शिकायत दर्ज क्यों नहीं की, ये शक की सुई यहाँ भी घूम रही है कि भाई अभी तक शिकायत दर्ज कर लेनी चाहिए। तो वैसे भी आज की डेट में महिलाओं से रिलेटेड जितने भी अपराध हो रहे हैं उसको लेकर सरकार और कानून दोनों बहुत ही ज्यादा सचेत है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो इसको क्यों दर्ज नहीं हुई एफआईआर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनके पास फिर से चल लेते हैं। नितिन, बताइए, आपने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की होगी, क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी इस मामले में? अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? बेटी शिवानी महोबिया को न्याय दिलाने परिजनों ने और सागर सराफा एसोसिएशन ने सागर संभाग के आईजी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गोविंद जी, आप लोग सागर और महोबा दोनों ही पुलिस की तरफ से, दमोह माफ कीजिएगा, दमोह और सागर दोनों ही पुलिस से आप लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन शिकायत कहीं पर नहीं दर्ज हुई है।
क्या ऐसा घटित हो रहा था शिवानी के साथ जो कभी मायके आने के दौरान बीते 14 महीने में उसने साझा किया हो, जिसके आधार पर आप लोगों को ये लग रहा हो कि नहीं, उसके साथ प्रताड़ना तो की जा रही थी, मानसिक तौर पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। क्या जब वो मायके आई कभी इस दौरान उसने ये कहा कि उसे कहा जा रहा है कि आप मायके से जाइए, पैसा लेकर आइए ताकि पति का बिजनेस इस्टेब्लिश किया जा सके, ऐसी बातें कभी उसने साझा की थी क्या? जी हाँ जी, आपके पिताजी से अशोक महोबिया से साझा की थी। अशोक महोबिया जी ने जो आईजी साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, उसमें पूरा स्पष्ट रूप से 2 पेज का ज्ञापन है। इसमें एक-एक बात क्लियर की गई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप या हम तथ्यपूर्ण सोचिए कि एक अच्छा खासा लड़का जो कोरबा में छत्तीसगढ़ में सर्विस कर रहा है और सर्विस छोड़ के घर बैठ जाए, हैं? अब सर्विस के आधार पे ही तो उसकी मायके वालों ने शादी की थी कि ये सर्विस करता है। तो ऐसा क्या कारण था कि नौकरी छोड़ के घर बैठ के वो और उसके पिता मायके वालों से पैसे मांगे बिजनेस करने के लिए? एक पिता बेचारा अपनी सब कुछ लगा के शादी करता है। आजकल शादी कोई सस्ती नहीं होती, चाहे मैरिज गार्डन के खर्च देखिए, चाहे सभी खर्चे देखिए। तो एक पिता जो कुछ भी उसके पास जितनी उसकी हैसियत होती है देता ही है, और उसके बाद ये लोग ऐसा प्रताड़ित कर रहे हैं। इनकी लालची मानसिकता समझ में आती है कि नौकरी छुड़वा के अच्छी खासी और ये धंधा करवाने की सोच रहे हैं। अब सोने चांदी का धंधा करना कोई सरल तो है नहीं। आज चांदी और सोने के भाव देखिए आप, हैं कि 1-1 किलो चांदी 2.5-2.5 लाख रुपए में आ रही। आखिर पिता कितना देता है इनको धन? इतनी बड़ी पार्टी नहीं है वो, बेचारे मीडियम क्वालिटी के बिजनेसमैन हैं, अपना ही खर्चा ठीक। मुश्किल से चलाते। तो ये सोचने वाली बात है। तो आप ओके। ये बात सोचिए कि कोविद जी, हमारे साथ दो जी, दो अधिवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं कि न्याय की इस लड़ाई को कैसे आप आगे ले जाना चाहते हैं, अगर पुलिस फौरी तौर पर आप लोगों की शिकायत को नहीं सुनती है तो फिर आप लोगों के पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं गोविंद जी। इनके अंदर यदि दमोह पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, केस दर्ज नहीं किया, तो हम लोग दमोह के व्यापारी, दमोह के सराफा एसोसिएशन, तो सागर का जिला सराफा एसोसिएशन जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ताकतवर है और यहाँ सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसको जिले स्तर पर बंद करेंगे और दमोह के अध्यक्ष से भी कांटेक्ट करके उनसे भी निवेदन करेंगे कि ऐसे प्रकरणों में आगे आके और बंद करके अपनी बात रखिए, जिससे कि जो आज सराफा के ठीक है। सदस्यों में और पिता अभिभावकों में एक डर है कि हम अपनी बच्ची को कैसे ब्याएं। ओके। तो इस आवाज को मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूं। ठीक है, आदर्श जी, आप कुछ कहना मैं चाहेंगे? मैं इसमें ऐड कर दूं, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये ज़रूर वहाँ के एसोसिएशन के जो सराफा व्यापारी हैं उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होंगे। तो अभी इन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि माँ बाप हर चीज़ जांच पड़ताल कर लेते हैं फिर शादी करते हैं। तो मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा कि जो लड़का जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के अपने घर आके बैठ गया, जैसा कि अभी इन्होंने खुद बताया, और वो अपने ससुराल के पैसों से व्यापार करना चाहता है, तो वो क्या ही व्यापार करेगा? ऐसा क्या उसको, क्या वो अच्छा व्यापारी बन पाएगा? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जब शादी होती है तो कोई बैकग्राउंड चेक प्रॉपर नहीं होता, बस खाली कुछ रिश्तेदारों से पूछ लिया, कुछ जानने वालों से पूछ लिया और लड़की को ब्याह दिया। तो ये बहुत जरूरी है आज के समाज में कि आप बैकग्राउंड चेक कीजिए ऐसा नहीं है, आप कि भाई गलत क्या वो व्याख्या कर कर रहे सकता है आने वाले जीवन में और क्या नहीं कर सकता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, गोविंद जी कुछ कह रहे हैं। गोविंद जी। नहीं, ये गलत व्याख्या कर रहे हैं, समझे भाई? लड़के को कि जब सर्विस कोरबा है, ये आपके सभी अखबारों में भी प्रकाशित हो चुकी नहीं नहीं कि गोविंद जब जी, वो आप व्यक्तिगत सर्विस मत कर लीजिए, रहा है। उनका ये सिर्फ शिवानी केस को लेकर नहीं है। उनका ये कहना है कि आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे रिश्ते हो जाते हैं और बाद में उसकी हकीकत पता चलती है। बहुत संभव है कि आपने शिवानी के केस में बहुत जांच पड़ताल की हो, उसके बाद शादी किया हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलता है कि फौरी तौर पर तो जान पहचान कर ली जाती है, जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है,
लेकिन कोई नहीं, हकीकत में बैकग्राउंड ऐसे चेक तो नहीं आप करता है बच्ची कि उसकी क्या बच्ची पृष्ठभूमि है, किस बच्ची तरीके के की विचारधारा रही है। बच्ची के ठीक है सर। पिता को आप लोग एक पिता से आरोपित कर रहे हैं, आप लोग नहीं नहीं, गलत बिल्कुल नहीं, व्याख्या कर बिल्कुल रहे नहीं। हैं, हम न्यूज समझे स्टेट यहाँ पर एक कि क्लियर भाई कर रहा है, हम आदर्श जी का भी लोगों वो ने उद्देश्य नहीं है, गोविंद जी, आदर्श जी का वो नहीं उद्देश्य नहीं नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर नहीं केसेस में ऐसा होता है, हो सकता है कि शिवानी के पिता ने पूरी जांच पड़ताल की हो, और किसी के भीतर क्या चल रहा है वो कोई कैसे जान पाएगा। तनुज जी, अरे हम आपके लोग पास आ भी रहा हूं मैं। अगर मान शादी लीजिए कि में पुलिस हम तुरंत लोग भी कार्रवाई शादी नहीं में करती, इस बैठे मामले में संज्ञान नहीं लेती है, तो क्या क्या विकल्प इनके पास बचते हैं अभी? निश्चित रूप से रिट पिटीशन दायर की जा सकती है हाई कोर्ट में, जिसको तुरंत ही पुलिस को कार्रवाई करने हेतु एक्शन के ऑर्डर मिल सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है, ऑर्डर्स हैं, जिसमें 24 से 72 घंटों के हम्म। अंदर एक फर्स्ट रिपोर्ट पोस्टमार्टम की देना बेहद आवश्यक है। वहीं ओके। एफएसएल रिपोर्ट, जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उसमें 90 दिनों तक की लिबर्टी दी जा सकती है। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की जांच में उन्हें समय लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट रिपोर्ट इनके हाथ में होना चाहिए थी। 7 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में अगर आगे पुलिस का अगर कठोर कोई कदम नहीं दिखाई देता है, तो ठीक मुझे है। लगता है कि उच्च न्यायालय की शरण में आकर के रिट पिटीशन दायर करना चाहिए। जी। इसीलिए इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया भी है सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिवानी के परिजनों को न्याय मिल पाए, उनको इंसाफ मिल पाए, और इंसाफ मिलने में देरी ना हो। अगर पुलिस इस मामले में लापरवाही बरतती है, हीला हवाली करती है, तो ऐसा ना हो। उनको भी मालूम रहे कि उनके पास और क्या क्या विकल्प हैं, जहां जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शो का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।